हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है, उसके बाद फर्स्ट यूनिट का अध्ययन भी करा दिया है। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने शिक्षा की जो बेसिक बातें थी उनके बारे में अध्ययन किया था, जैसे शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, शिक्षण प्रशिक्षण क्या होता है, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा की क्या परिभाषाएं हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने पहले जो यूनिट था उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। और मैंने आप लोगों को पहले यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी एमसीक्यू टाइप के वो भी करवा दिया है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो और भी क्वेश्चन आपके होते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसको भी मैंने करा दिया है। आज से हम लोग दूसरे यूनिट का अध्ययन करना शुरू करेंगे। और ये जो दूसरा यूनिट है ये आपके शिक्षा के कार्य से रिलेटेड, यानी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के 8-9 कार्य महत्वपूर्ण क्या क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में इस यूनिट से भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आपके इस पेपर का जो दूसरा यूनिट है, जिसका नाम क्या है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का कार्य। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू किया। हाँ देखिए, जैसे कि देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया कि हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र की जो पुस्तक है या जो सिलेबस है उसका नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की अवधारणात्मक रूप रेखा। आपके इस पेपर का कोड है E010101T। यही जो कोड है आपके पेपर में दिया रहता है। इस यूनिट का देखिए नाम क्या है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य। तो इस यूनिट में देखिए हम लोग को शिक्षा के कार्य के अंतर्गत इतने सारे कार्यों के बारे में पढ़ना है। जैसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना है, देखिए क्या, कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में किस प्रकार से शिक्षा का कार्य है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा पढ़ना हम लोग को सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण में किस प्रकार से शिक्षा का कार्य है। कौशल के अर्जन या अधिग्रहण में शिक्षा का क्या कार्य है। फिर उसके बाद मानवीय मूल्यों के अर्जन एवं सृजन में शिक्षा का क्या कार्य है। सामाजिक एकता या एकजुटता में शिक्षा का क्या कार्य है। अवकाश के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। और सबसे लास्ट का कार्य क्या देखना है कि मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि आपको इस यूनिट में शिक्षा के 9 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ना है, और भी विस्तृत रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा का कार्य जो है वो क्या होता है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में शिक्षा का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा था। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या होता है, केवल किताबी ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास से रिलेटेड होता है, यानी उसका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जिसके अंतर्गत देखिए सामाजिक विकास और जो है व्यक्तिगत विकास दोनों शामिल होता है। सामाजिक विकास हो गया और व्यक्तिगत विकास, ये सब क्या है, शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं व्यक्तिगत विकास में शिक्षा की भूमिका, उसके बाद फिर देखेंगे सामाजिक विकास। तो देखिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट में शिक्षा का क्या कार्य है, क्या भूमिका है। तो शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी हॉलिस्टिक पर्सनालिटी का विकास करती है। इसमें बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी पहलू आते हैं। यानी शिक्षा के जो व्यक्तिगत विकास का जो कार्य है उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं कि किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक, इन सारी चीज़ों को मिला के तब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत या पर्सनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, या इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्धिक विकास में क्या होता है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें शिक्षा से होती हैं। तो देखिए इसमें शिक्षा से किसी भी व्यक्ति के अंदर सोचने की, तर्क करने की, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।
इसका उदाहरण जैसे गणित पढ़ने से किसी भी बालक में तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद फिर देखिए नैतिक एवं चारित्रिक विकास के अंतर्गत मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत का भेद सिखाती है। उदाहरण जैसे धार्मिक ग्रंथों या नैतिक शिक्षा की कहानियां बच्चों को जब क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि उन कहानियों के माध्यम से बालक में ईमानदारी, सत्य और सहयोग की भावना को पैदा करना। यानी उन कहानियों को पढ़ाने का उद्देश्य ही होता है कि बालकों के अंदर नैतिक विकास किया जाए। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या होता है शिक्षा का कार्य। शिक्षा के द्वारा देखिए खेल कूद, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास है। देखिए हर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बालकों को कुछ न कुछ चीज़ें जो होती हैं खेल से संबंधित कराई जाती हैं। तो उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है, शिक्षा होती है, लेकिन उसका मकसद उद्देश्य क्या होता है कि बालकों का शारीरिक विकास करना। उदाहरण के लिए जैसे देखिए स्कूलों में खेल कूद और योगाभ्यास से स्वास्थ्य एवं अनुशासन का विकास किया जाता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग खुद भी कराया गया होगा कि विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन कराया जाता है, योगा का कराया जाता है। बहुत से स्कूलों में आप लोग देखते होंगे कि स्काउट गाइड वगैरह भी होता है, एनएसएस होता है, एनसीसी होती है, रोवर रेंजर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कराई जाती हैं कि आपके शरीर का भी विकास हो और आपके अंदर अनुशासन का भी विकास हो। इसके बाद फिर देखिए भावनात्मक और सामाजिक कौशल का भी विकास होता है। ये भी देखिए क्या है, व्यक्तिगत विकास से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा भावनाओं को संतुलित करना सिखाया जाता है। यानी कैसे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, तो उसमें शिक्षा बहुत पूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे देखिए समूह में पढ़ाई करने से सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। यानी ग्रुप में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे का सहयोग करने की भावना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने की भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, पूरी क्लास को मॉनिटर करते हैं, उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो है सामाजिक कौशल का और भावनात्मक विकास भी शिक्षा के माध्यम से होता है। ठीक है। अगला देखिए क्या है, आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन। शिक्षा व्यक्ति को देखिए अपनी क्षमताओं और रुचियों को पहचानने का अवसर देती है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान पाता है और अपनी रुचियों को, जब वो किसी विषय को पढ़ने लगता है तब उसे पता चलता है कि नहीं मेरा जो इंटरेस्ट है इस विषय में ज़्यादा है। तो वो बालक अगर उसी विषय में फोकस करेगा, उसी पे अच्छे से मेहनत करेगा, तो उसमें अच्छा खासा प्रोग्रेस करता है। उसी प्रकार से अपनी क्षमताओं की, अपनी योग्यता, एबिलिटी के बारे में शिक्षा के माध्यम से ही किसी को पता चलता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कोई बच्चा कला यानी पेंटिंग या म्यूजिक या विज्ञान में अपनी प्रतिभा को पहचान पाता है। यानी वो कला में अच्छा है, गायन में अच्छा है कि विज्ञान में अच्छा है, ये शिक्षा के माध्यम से ही उसे पता चलता है। इससे देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और वह उसको अपूर्णता से पूर्णता की ओर भी ले जाती है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने शिक्षा का जो व्यक्तिगत विकास में कार्य है उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा का क्या कार्य है। सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका या एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए शिक्षा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह समाज को भी आगे बढ़ाती है। यानी जो बालक या जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उस शिक्षा का प्रभाव केवल उस व्यक्ति के ऊपर ही नहीं पड़ता है, बल्कि वह बालक व या व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें देखिए सबसे पहला काम क्या करती है यह कि समाजीकरण की भूमिका को बेहतर बनाती है। जैसे शिक्षा व्यक्ति को समाज के नियमों, परंपराओं और संस्कृति को सिखाती है। यानी जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ के नियम, वहाँ की परंपराओं, वहाँ की संस्कृति को पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिए बच्चों को स्कूल में राष्ट्रगान, विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाना और अनुशासन आदि सिखाए जाते हैं और वो ये सारी चीज़ें उसी समाज के अनुसार होती हैं जिस समाज में बच्चा रहता है।
इसके बाद फिर देखिए सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन में क्या काम करती है, यानी प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर में। तो शिक्षा क्या करती है, देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति, मूल्य और परंपराओं को पहुंचाती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जो मूल्य होते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं, उसको बच्चों को सिखाया जाता है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि विद्यालयों में भाषा, साहित्य और इतिहास पढ़ाया जाता है, जिससे सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहती है। देखिए आप लोगों को देखते होंगे कि भाषा आज से 50 साल पहले भी बालकों को पढ़ाई जाती थी, आज भी पढ़ाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज की, हमारे देश की जो भाषा है उसका विकास होता है और उसका जुड़ाव अपने देश के लोगों से बना रहता है। उसी प्रकार से हमारे देश का जो साहित्य है वो साहित्य 100 साल पुराना भी क्यों ना हो, लेकिन उससे हम लोगों को क्या किया जाता है, जोड़ के रखा जाता है। ये किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से। हमारे देश का 2000-3000 साल पुराना इतिहास हमें पढ़ाया जाता है और इसको पढ़ाए जाने का मकसद यही है कि हम अपने इतिहास के बारे में जानें, उससे परिचित रहें, उससे सबक लें और अपने जीवन में बेहतर कार्य करें। तो इस तरीके से देखिए सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन में शिक्षा कार्य करती है। इसके बाद फिर देखिए सामाजिक समानता के लिए यानी सोशल इक्वलिटी के भी क्षेत्र में शिक्षा काम करती है। जैसे शिक्षा देखिए जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को कम करके समानता स्थापित करती है। आप लोग देखिए क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसमें देखिए विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न वर्ग के जो बच्चे हैं एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर समानता की भावना विकसित होती है। ये जो सामाजिक भेदभाव है ये क्या होते हैं, मिट जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए लड़के और लड़कियां जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनको समान अवसर मिलता है, तो इस तरह से लैंगिक भेदभाव खत्म होता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की अलग अलग जातियों के बच्चे, अलग अलग धर्म के बच्चे क्लास में एक साथ एक ही बेंच पर बैठ के जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर से इस तरह के जो सामाजिक भेदभाव हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला काम क्या करती है शिक्षा, सामाजिक विकास के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। यानी शिक्षा किसी भी बालक में नागरिकता, अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराती है। यानी एक व्यक्ति को एक देश का अच्छा नागरिक कैसे होना है, उसको क्या क्या कर्तव्यों का पालन करना है, उनको किन की कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन सारी चीज़ों का बोध किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से। जैसे देखिए उदाहरण में कि राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा से विद्यार्थी को मतदान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और न्याय की भावना के बारे में अच्छे तरीके से समझने और जानने के अवसर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षा देखिए क्या करती है कि समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिशीलता और नवाचार की ओर ले जाती है। शिक्षा के माध्यम से ही देखिए समाज में नई नई वैज्ञानिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, लोगों को निरंतर प्रगतिशील बनाया जाता है और नई नई इनोवेटिव चीज़ों का उपयोग कराया जाता है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अपने समाज में पहले देखिए बाल विवाह प्रचलित था, सती प्रथा प्रचलित थी, तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, समय के साथ साथ धीरे धीरे हटा दिया गया, दूर किया गया। देखिए अशिक्षा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने में शिक्षा सहायक है। ये किसके माध्यम से हो पाया, शिक्षा के माध्यम, यानी शिक्षा ने इसको धीरे धीरे करके आने वाले समय में बदलाव के तहत, नवाचारों के तहत हटा दिया और नई चीज़ों को अपनाया गया। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ में यानी नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी शिक्षा किस तरह से योगदान करती है सामाजिक विकास के अंतर्गत। शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना पैदा करती है। देखिए शिक्षा के माध्यम से ही हमें विभिन्न प्रकार के दूसरे देशों की घटनाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की जो समाज है, वहाँ की जो संस्कृति है, उनसे जोड़ा जाता है। आप लोग देखिए अंग्रेजी विषय पढ़ते होंगे तो अंग्रेजी विषय में जो भी साहित्य आप लोग को पढ़ाया जाता है वो देखिए क्या होता है, विदेशियों का ही होता है। यानी हमारे जो दूसरे देश हैं, दूसरे महाद्वीपों के, उनकी साहित्य, उनकी कला के बारे में हमको जो है साहित्य के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अपने देश के बारे में पढ़ाया जाता है स्कूलों में, एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के बारे में हमको पढ़ाया जाता है।
विभिन्न प्रकार के देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये संस्थाएं पूरे विश्व के देशों के लिए कार्य करती हैं। इनके अंदर इसी तरह का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना का भी विकास होता है। अब देखिए इन सभी विकासों को संक्षिप्त में कैसे देखा जा सकता है कि व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत शिक्षा क्या करती है कि व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं जैसे ज्ञान, नैतिकता, स्वास्थ्य और प्रतिभा का विकास करती है। उसी प्रकार से देखिए सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या करती है कि शिक्षा व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। समाज में संस्कृति, समानता, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक परिवर्तन को शिक्षा के द्वारा ही बेहतर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये हम लोगों ने शिक्षा का सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में कार्य को देखा। अब देखिए हम लोग इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं और फिर इनके बीच में जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके आधार पर कंपेयर कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनता है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भर बन जाता है, ज्ञान और कौशल में वृद्धि करता है। जैसे यहाँ दिखाया गया कि एक व्यक्ति है या बालक है जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर बनने पर देखिए उसका व्यक्तिगत विकास कैसे हुआ कि वह आत्मनिर्भर हो गया और उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो गई। और सामाजिक स्तर पे देखिए क्या करेगा कि जब वह डॉक्टरी करेगा तो वह समाज की सेवा करेगा, समाज में जो बीमार व्यक्ति हैं उनका इलाज करेगा और उनके स्वास्थ्य सुधार में योगदान देगा। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया कि इसके द्वारा दो प्रकार का कार्य हुआ, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर। अब देखिए शिक्षा के जो दोनों कार्य हैं व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर, इनके बीच में देखिए किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। देखिए शिक्षा के कार्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत, तो इनको पहलू के आधार पर देखिए उद्देश्य। तो व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और सामाजिक विकास का क्या उद्देश्य होता है कि समाज का संरक्षण, प्रगति और परिवर्तन। उसी प्रकार से देखिए ज्ञान के आधार पर यह बौद्धिक क्षमता, सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास करता है। इसके अंतर्गत सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाता है। नैतिकता के आधार पर देखिए क्या होता है, यह सही गलत की पहचान कराता है, चारित्रिक निर्माण कराता है। इसमें देखिए क्या होता है, सामाजिक विकास में समानता, सहयोग और न्याय की भावना का विकास होता है। शारीरिक विकास देखिए इसमें किस तरीके से होता है, इसमें खेल कूद, स्वास्थ्य और अनुशासन के विकास के द्वारा शारीरिक विकास होता है। यहाँ पर स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाता है। भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत देखिए इसमें आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार और संतुलन का भावना विकसित होती है। यहाँ पर सहानुभूति, भाईचारा और सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। सामाजिकता के आधार पर देखिए इसको देख लेते हैं। सामाजिकता के आधार पर देखिए नेतृत्व क्षमता का, सहयोग का और संचार कौशल का बेहतर विकास होता है। यहाँ देखिए क्या होता है, समाजीकरण, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। अब देखिए परिवर्तन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर नए ज्ञान से आत्म नवाचार विकसित होता है। यहाँ क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुधार और प्रगतिशीलता आती है। तो उदाहरण जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षा से देखिए क्या होता है, व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनकर आत्मनिर्भर हो जाता है। और सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या करता है कि वही व्यक्ति समाज को जब सेवाएं देना लगता है तो वह सामाजिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, तो इससे देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आया कि शिक्षा जो है व्यक्ति और समाज दोनों की विकास की आधारशिला है। व्यक्ति के लिए यह ज्ञान, चरित्र और आत्मनिर्भरता देती है, जबकि समाज के लिए यह संस्कृति का संरक्षण, समानता और प्रगतिशील परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो ये था हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा वाला कार्य है शिक्षा का कि सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। यानी सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास तो हम लोगों ने देख ही लिया, अब सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण में कैसे भूमिका निभाती है। तो देखिए शिक्षा का प्रमुख कार्य केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित और सजीव रूप से पहुंचाना है। अब ये पहुंचाने का कार्य कैसे होता है, तो यह प्रक्रिया देखिए शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, इसको देखिए अनौपचारिक दो बार हो गया है, तो निरौपचारिक
माध्यमों से या सभी रूपों से इसका कार्य किया जाता है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण में। तो पहला काम देखिए क्या करती है कि परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करती है। शिक्षा देखिए बच्चों को समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव और लोकाचार सीखने का अवसर देती है। विद्यालयों में बच्चों को देखिए इनसे संबंधित चीज़ों को सिखाने के लिए, बताने के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि का आयोजन जब किया जाता है तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंतर्गत हस्तांतरित होती हैं। इसके बाद फिर देखिए यह भाषा एवं साहित्य का संवाहन करता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। भाषा संस्कृति का वाहक है। शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा और साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहता है, यानी मातृभाषा भी सुरक्षित रहती है और हमारे देश का साहित्य भी। उदाहरण के लिए देखिए कि हिंदी साहित्य की जब कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, इसके अलावा संस्कृत की जो कवियाँ, पाली की, फारसी की, हिंदी या अंग्रेजी साहित्य का जब अध्ययन कराया जाता है तो इससे भी क्या होता है, सांस्कृतिक जो लक्षण हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसका हस्तांतरण होता है बालकों। इसके बाद फिर देखिए धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का संचार कैसे होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षा समाज में प्रचलित नैतिक मूल्यों को, धार्मिक शिक्षाओं को और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए गीता, कुरान, बाइबिल या गुरु ग्रंथ साहिब के जो नैतिक संदेश हैं, महात्मा गांधी के विचार हैं या जीवन प्रसंग जो हैं वो स्कूल की किताबों में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जिससे उनके अंतर्गत अहिंसा और सत्य का मूल्य विकसित किए। यानी इन किताबों में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं वो बच्चों को शिक्षा के माध्यम से प्रदान करके उनके अंदर उन गुणों का विकास कराया जाता है। इसके अलावा देखिए कला, संगीत एवं स्थापत्य का संरक्षण कैसे किया जाता है, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। शिक्षा देखिए चित्रकला, संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं स्थापत्य कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत को मिला के कहा जाता है शास्त्रीय संगीत, तो इसको भी देखिए आगे बढ़ाने का कार्य करती है, विकसित करने का कार्य करती है। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की जो नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, तो मणिपुरी, तो इन सारी चीज़ों को विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालयों में इनका कोर्स कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये चीज़ें बच्चों को बेहतर तरीके से आ जाती हैं और इनका विकास भी होता है। इसके अलावा देखिए अजंता एलोरा की कला का अध्ययन भी कराया जाता है। आप लोग इतिहास विषय पढ़ेंगे या कला विषय लेकर पढ़ेंगे तो इसमें अपने देश की प्राचीन कलाओं के बारे में भी पढ़ाया जाता है, अपने देश की प्राचीन रचनाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपने देश का ये जो साहित्य और कला का जो संरक्षण है इसको अच्छा तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए अगला है इतिहास एवं राष्ट्रीय गौरव का संचार। तो शिक्षा देखिए बच्चों को अपने राष्ट्र की गौरवशाली ऐतिहासिक घटनाओं को, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता में शामिल जो महापुरुष थे, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया था, उन सारी चीज़ों को हम लोग इतिहास विषय के माध्यम से पढ़ते हैं। तो जिससे हमें अपने देश के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आदर्शों का, उनके बलिदानों का पता चलता है और हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अपने देश के इतिहास में अशोक के बारे में, अकबर के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में हमको अध्ययन कराया जाता है। तो इनकी अच्छाइयों को और इनकी जो शिक्षाओं को हम तक पहुंचाया जाता है, जिससे हम आगे अपने जीवन में बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए सामाजिक मानदंडों एवं जीवन शैली का अनुकरण करने के लिए किस तरीके से शिक्षा का उपयोग होता है। तो शिक्षा देखिए बच्चों को यह सिखाती है कि समाज में कैसे आचरण करना चाहिए, सामाजिक नियमों और व्यवहार को कैसे अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए यह नवाचार एवं अनुकूलन में भी सहायता करती है। जैसे देखिए शिक्षा केवल पुरानी परंपराएं ही नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें आधुनिक संदर्भ में ढालने और नए युग के अनुसार प्रासंगिक बनाने का कार्य भी करती है। अब देखिए विज्ञान और तकनीक का विकास और हस्तांतरण। तो देखिए प्राचीन खोजों, गणितीय सूत्रों, चिकित्सा और तकनीकी उपलब्धियों को
शिक्षा संरक्षित करके नई पीढ़ी तक पहुंचाती है। नई नई जो खोजें हैं उनको करने का प्रेरणा देती है, पुरानी खोजों को हमको बताती है, गणितीय सूत्रों को सिखाती है, चिकित्सा और तकनीकी जो उपलब्धियां हैं उनको शिक्षा संरक्षित करती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। विभिन्न प्रकार की जो खोजें की गई हैं, विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार किए गए हैं वो देखिए हमें पढ़ाए जाते हैं और फिर हम उसका आगे विकास करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को उसकी शिक्षा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए विज्ञान और तकनीकी का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के जो गणितीय योगदान है वो देखिए हम लोगों को पढ़ाने के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरीके से आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के द्वारा गणित का विकास किया गया, गणितीय सूत्रों को दिया गया। तो ये सब हमको शिक्षा के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता के संवर्धन में देखिए कैसे काम करती है। तो शिक्षा देखिए भारत की विविधता में एकता की सांस्कृतिक धरोहर को छात्रों तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए देखिए जनगण मन और वंदे मातरम विद्यालयों में गवाकर राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि हर विद्यालय में जनगण मनगढ़ कराया जाता है। सुबह आपका पठन पाठन का कार्य शुरू करने से पहले ही जनगण मनगढ़ और प्रार्थना गीत आपसे करवाया जाता है और सभी बच्चों को उच्च स्वर में इस चीज़ को उच्चारण करवाया जाता था। इससे क्या होता है कि उनके अंदर अपने देश के राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव का विकास होता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, कंक्लूजन, कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का साधन नहीं है बल्कि यह समाज की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखकर नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। भाषा, साहित्य, कला, परंपरा, विज्ञान, नैतिकता और मूल्य सभी शिक्षा के जरिए हस्तांतरित होते हैं जिससे सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है। शिक्षा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रिजर्वेशन, संवर्धन, एनरिचमेंट, हस्तांतरण, ट्रांसमिशन करती है। यह अतीत की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ते हुए भविष्य तक पहुंचाती है जिससे समाज की पहचान और एकता बनी रहती है। यानी इस तरीके से आपने देखा कि शिक्षा किस तरीके से अपने देश के लोगों को अपनी संस्कृति का, अपने समाज का, अपने स्वयं का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, तो आज हम लोगों ने शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझने में कहीं भी कठिनाई आ रही हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।